कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग वित्तीय प्रबंध पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने वित्तीय नियोजन के बारे में देखा था। उसका क्या अर्थ होता है, उसके क्या प्रकार होते हैं और उसका क्या महत्व होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन में क्या क्या लक्षण या विशेषताएं होनी चाहिए। साथ ही ये भी देखेंगे कि वित्तीय नियोजन की क्या क्या सीमाएं होती हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किसी भी व्यावसायिक संस्था की सफलता या असफलता वित्तीय योजना पर निर्भर करती है। तो इसीलिए एक सुदृढ़ वित्तीय योजना का होना बहुत आवश्यक है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण लक्षण होने चाहिए और उसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो लक्षण होना चाहिए वो है सरलता, जिसको कि सिंप्लिसिटी बोलते हैं। किसी भी उद्योग के लिए पूंजी प्राप्त करने की योजना इस प्रकार हो कि जिसका आधार और अनुमान सरलता से लगाया जा सके और उसका प्रबंध भी सुविधाजनक हो, ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, क्लिष्ट नहीं होना चाहिए। जिन योजनाओं में वित्त प्राप्त करने और उनके लिए निर्गमित प्रतिभूतियों का स्वरूप जटिल होता है, उन्हें भविष्य में काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। और इसीलिए जहाँ तक संभव हो वित्तीय योजनाएं सरलता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। तो इसका हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा गुण होना चाहिए एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन में, वो है दूरदर्शिता। तो इसके अंतर्गत वित्तीय योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए जिससे व्यापार काफ़ी समय तक सुचारू रूप से चल सके, बहुत लंबे अवधि तक सुचारू रूप से चल सके। पूंजीकरण इतना संतोषजनक होना चाहिए कि उद्योगों में सभी प्रकार के स्थायी और चालू व्यय हैं वो पूरे किए जा सकें। और इस संबंध में प्रवर्तकों को इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि भविष्य में संस्था के उत्थान पतन के समय वित्तीय स्थिति में संतुलन बना रहे तथा समय समय पर उत्पन्न होने वाली वित्तीय परेशानियों का भी आसानी से सामना किया जा सके। यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया गया है प्रवर्तक। प्रवर्तक वो होते हैं जो कंपनी को चालू करते हैं और कंपनी को चालू करने के लिए बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, उनको प्रवर्तक या प्रमोटर बोला जाता है। तीसरा, लोचशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी। किसी भी उद्योग को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उनके जो पूंजी ढांचे हैं उसमें किसी भी प्रकार की कठोरता न हो, परंतु वो इस प्रकार का होना चाहिए कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके। और ऐसी वित्तीय योजना से ही उद्योग और व्यापार में सफलता प्राप्त की जा सकती है, अर्थात उसमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सके वित्तीय योजना में। चौथा, तरलता का गुण होना चाहिए एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन में। उद्योग में वास्तविक धन कोषों की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी कि उद्योगपति की साख तथा संपत्ति की होती है। फिर भी उद्योग को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उसमें धन तथा संपत्ति का एक निश्चित भाग रहना चाहिए जिससे कि तरल स्थिति को बनाकर रखा जा सके। तरल यदि संपत्ति नहीं होगी तो जो डेली रूटीन के कार्य हैं उसमें बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत कठिनाई आ जाएगी। पांचवा, उपयोगिता। उद्योग में चाहे जितनी भी पूंजी लगाई जाती है उसका सही सही उपयोग होना चाहिए ताकि जो वर्ष के अंत में अंशधारियों को जो लाभांश देते हैं, चाहे वो समता अंशधारी हो या पूर्वाधिकारी अंशधारी हो, और साथ में जो विनियोगकर्ता हों उनको भी उचित प्रतिफल मिलना चाहिए ताकि लोग पूंजी लगाने के लिए आकर्षित हो सकें। और ये सब व्यवस्था जो है प्रारंभ में वित्तीय नियोजन में ही की जानी चाहिए। उसके बाद छठवां गुण होना चाहिए पूर्णता, होलनेस बोलते हैं। और ये होलनेस भी वित्तीय नियोजन की एक विशेषता है। वित्तीय नियोजन में पूर्णता का गुण होना चाहिए। पूर्णता का मतलब है कि संस्था के सभी अंगों पर पूर्ण रूप से ध्यान दें। कोई अंग यदि छूट जाएगा तो भविष्य में हानि का भी सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सभी तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई भी ऐसा भाग को नहीं छोड़ देना चाहिए जिसको हम लोग सोचें कि इसको कोई महत्व देना ज़्यादा जरूरी नहीं है।
सातवां, मितव्ययिता का होना बहुत आवश्यक है एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन में। वित्तीय योजना में पूंजी प्राप्त करने और प्रतिभूतियों के निर्गमन के संबंध में जो खर्चे होते हैं उनको न्यूनतम रखा जाना चाहिए। आठवां बिंदु है आकस्मिक घटनाओं का पूर्वानुमान। एक सुदृढ़ वित्तीय योजना हमेशा भावी आकस्मिक घटनाओं को ध्यान में रखती है और उसके लिए उचित प्रावधान भी करती है। इन आकस्मिक घटनाओं के लिए पहले से प्रावधान इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनका संस्था की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आकस्मिक घटना बहुत सारी होती हैं, कभी दुर्घटना हो जाती है उपक्रम में, कभी आग लग जाता है या कभी मंदी आ जाती है। अभी जैसे कोरोना में कई महीने तक उत्पादन ठप पड़ गया था। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भी इसका पूर्वानुमान लगाकर उसकी उचित व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन का जो लक्षण है वो है कि वो सरकारी नीतियों और नियमों के अनुकूल होना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में एक कंपनी को अंश पूंजी को निर्धारित और निर्गमित करने के लिए पूंजी निर्गमक और नियंत्रक की अनुमति लेना आवश्यक है। तो इसको ध्यान में रखकर योजना बनाई जानी चाहिए। सरकारी नीतियों को ध्यान में रखना चाहिए, नियमों का पूरा पालन करना चाहिए, नहीं तो कभी भी सरकार द्वारा आपकी पूंजी निर्गमन में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो एक इस प्रकार से एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन में जो गुण होना चाहिए वो है सरलता होनी चाहिए, ज़्यादा क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, उसका स्वरूप जटिल नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए। दूसरा, दूरदर्शिता होनी चाहिए, भविष्य की बातों को भी पहले से अनुमान लगा लेना चाहिए। लोचशीलता होनी चाहिए, मतलब आवश्यकता अनुसार उस योजना में परिवर्तन कर सकें ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। तरलता का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो दैनिक खर्चे हैं उनका निपटारा उचित ढंग से किया जा सके। उसके बाद उपयोगिता का गुण होना चाहिए, अर्थात जो पूंजी लगाई जा रही है उसका पूर्ण उपयोग हो, है ना, ताकि जो अंशधारी हैं उनको उचित लाभांश दिया जा सके। मितव्ययिता का गुण होना चाहिए, अर्थात निर्गमन के लिए ज़्यादा खर्चे नहीं करने चाहिए। उसके बाद उसमें पूर्णता का गुण होना चाहिए, मतलब उद्योग के सभी भागों पर, सभी विभागों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। आकस्मिक घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए कि आने वाले समय में क्या क्या विकट स्थितियां आ सकती हैं और उसके लिए पहले से योजना बनाकर रख लेनी चाहिए कि यदि ऐसी घटना होगी तो उसका हम लोग समाधान कैसे करेंगे। उसके बाद सरकारी नीतियों और नियमों के अनुकूल हमारी योजनाएं होनी चाहिए। सरकार के खिलाफ या नियमों के विपरीत कोई भी कार्य हमको नहीं करना चाहिए। तो ये थे एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन के लक्षण या विशेषताएं। अब हम लोग देखेंगे वित्तीय नियोजन की क्या क्या सीमाएं हैं। तो वित्तीय नियोजन व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाते हैं, किंतु विभिन्न कारणों से वित्तीय नियोजन की सफलता में बाधा पहुंचती हैं। तो वो कौन कौन सी सीमाएं हैं? सबसे पहली सीमा है पूर्वानुमानों पर आधारित होती है। एक्चुअली में जो वित्तीय नियोजन होता है, कोई भी योजना जो बनाई जाती है वो भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पूर्वानुमान लगाया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि भविष्य सदैव अनिश्चित होता है और अनिश्चितता के कारण कभी कभी पूर्वानुमान जो है वो असफल हो जाते हैं और जिससे वित्तीय नियोजन भी असफल हो जाता है। दूसरी इसकी सीमा है समन्वय का अभाव। वित्तीय नियोजन में संस्था के बाहर के अधिकारियों में समन्वय का होना आवश्यक है, किंतु कभी कभी अच्छा समन्वय न रहने से अच्छी वित्तीय योजना भी असफल हो जाती है और ये अधिकारियों के दोष के कारण होता है। तीसरा है परिवर्तित दशाएं। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया हो जाता है, अर्थात आज जो स्थिति है कल रहेगी कि नहीं रहेगी ये आवश्यक नहीं है। जबकि वित्तीय नियोजन आज की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, कुछ पूर्वानुमान जरूर लगाया जाता है, लेकिन परिस्थितियां बदल जाने पर और हमारे अनुकूल नहीं रहने पर वित्तीय नियोजन जो है असफल हो जाता है। उसके बाद कुछ मानसिक सीमाएं भी होती हैं जिसके कारण वित्तीय नियोजन असफल हो जाता है। जो वित्तीय नियोजन है वो पूरी रीति से बौद्धिक श्रेष्ठता पर निर्भर करती है और यदि जो वित्तीय प्रबंधक हैं उसमें योग्यता नहीं है
तो वित्तीय योजना का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता और हमारा वित्तीय नियोजन जो है वो असफल हो जाता है।